नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और सभी बच्चे जल्दी से जुड़े। हम पढ़ रहे थे भारत की जनगणना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारत की जनगणना चल रहा था और कल हमने बात की थी कि 2011 की जनगणना की बात की थी। उसका आधार वाक्य क्या था, कुल जनसंख्या कितनी थी, ये भी बात की थी हमने। उसके बाद हमने बात की कि भी हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक और न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ तक की बातें हमने कर दी थी, ए बी सी तक। आज हम बात करेंगे डी यानी कि लिंगानुपात की बात करेंगे। ये हमारा सिर्फ इसलिए हम पॉइंट डालते हैं कि पीछे वाले से कोई भी जैसे पीडीएफ में बच्चों को पता चलता रहे कि उसके आगे का पार्ट ये है। और हम बात करेंगे भारत में लिंगानुपात की। भारत में लिंगानुपात, सबसे पहले आप बताएंगे भारत में अभी लिंगानुपात है कितना, भारत में अभी लिंगानुपात कितना है। नमस्कार भाई, नमस्कार दीपक मलिक, बलवान कटारिया, रीत राठी, पूजा, सभी को नमस्ते, राम राम। करते हैं शुरू हम। 2011 में हमारे जो लिंगानुपात था वो 943 था, ये 2011 में था। ओके भी। और आपको याद रखना है कि 2001 में कितना था, तो 2001 में हमारे जो लिंगानुपात था वो 933 था। और इस प्रकार भारत में लिंगानुपात जो 2011 में हुआ वो +10 हुआ, यानी कि लिंगानुपात बढ़ा। ये हमारी कुछ बातें थी। इसके बाद यदि आप ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। और ज्यादा सवाल तो आता नहीं है 2011 में। ग्रामीण लिंगानुपात, अच्छा आपको क्या लगता है, ग्रामीण लिंगानुपात कम होगा या शहरी लिंगानुपात कम होगा? शहरी लिंगानुपात। भारत में कौन सा लिंगानुपात जो है वो आपका कम होता है? तो भारत में 929 तो था शहरी और 949 था ग्रामीण, यानी कि भारत के गांव में महिलाएं ज्यादा होती हैं, महिलाएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा होती हैं। वजह क्या है? क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो रोजगार के लिए नगरों की ओर जाते हैं, पुरुष रोजगार के लिए नगरों की ओर जाते हैं। एक बात मैं आपको कोई बहुत अच्छे एग्जाम देना चाह रहा हूं उसके लिए बता रहा हूं। यूरोपियन देशों, कनाडा, यूएसए में गांव में लिंगानुपात कम होता है और नगरों में लिंगानुपात ज्यादा होता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में नौकरी करने का काम महिलाएं करती हैं, नौकरी करने का काम महिलाएं करती हैं और पुरुष खेती करने का काम करते हैं। इसलिए वहां के पुरुष गांव में रहते हैं और महिलाएं नगरों में रहती हैं। भारत में उल्टा है, भारत में नौकरी करने के लिए लोग, पुरुष जो है वो नगरों की ओर माइग्रेशन करता है और गांव में वृद्ध, बच्चे और महिलाएं रहती हैं। भारत में आपको ये ध्यान रखना है, बाकी जगह की अलग बातें होती हैं। ओके, अब हम चलेंगे अगली बात पे और वो हमारी अगली बात ये होगी कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रहा है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब रहा है? तो भारत में 1901 में लिंगानुपात, 1901 में लिंगानुपात कितना था? हम चलते आ रहे हैं कि 1901 में भारत में लिंगानुपात 972 था, 972। ओके, और इसके बाद ये लगातार घटता आया। आपको मैं 1951 में भी बता दूं, केवल इसलिए कि 1951 में हमारी स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना थी, उस समय 946 था और आज हमारे 943 है। मतलब जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे उस समय भी हमारे इतनी महिलाएं थी पुरुषों पे और आज भी उतनी। तो ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे आप याद कर लोगे कि आज भी लिंगानुपात उतना ही है जितना स्वतंत्रता के समय था, तो बात बन जाएगी। हाँ, उसके बाद आप देखोगे तो 1900
1991 में लिंगानुपात 927 था, 927, 1991 में 927 था, और 2011 में आपका लिंगानुपात 943 हो गया। अब मैं जो आपको इसके द्वारा बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये सर्वाधिक था, सर्वाधिक लिंगानुपात। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब था? 1901 में, क्योंकि उस समय जांच नहीं होती थी, जांच, भ्रूण जांच नहीं होती थी, लिंग जांच नहीं होती थी। आजकल ये सुविधा उपलब्ध होगी। और याद रखना, जो हमारे 1991 में सबसे कम था, न्यूनतम, यहां से यहां तक लगातार घटता गया, उसके बाद बढ़ता गया। तो आपसे एक ही ये सवाल पूछा जा सकता है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात कब रहा? 1991 में। और भारत में अधिकतम लिंगानुपात कब रहा? तो ये 1901 में रहा भाई। भारत में अधिकतम लिंगानुपात 1901 में और न्यूनतम 1991 में। प्रियंका बेटा राम राम, नमस्ते। मैं बहुत अच्छा हूं, हमेशा अच्छा रहने की कोशिश करता हूं, और आप सब बच्चों की दुआएं, साथ, प्यार स्नेह बना रहता है, इसलिए मैं अच्छा ही रहता हूं। ओके, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है भाई। ये आपको दो बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई, बीच वाली आप छोड़ सकते हो, ये करनी है, ये कर लोगे, ये कर लोगे तो ये भी कर लो, कहाँ दिक्कत है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1901 में, न्यूनतम 1991 में, और आपके स्वतंत्रता के समय उतना ही था जितना आज है, आज से थोड़ा थोड़ा ज्यादा, यानी 3+ था। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हो। फिर मैं आपको अगली बात पे लेके चलता हूं। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेनी है, 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात, तो आपको पता चलेगा 2011 में 919 था, 2011 में 919। ये बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब अभी जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें लड़कियां कम पैदा हो रही। हाँ दीपक, आज जल्दी क्लास शुरू कर दी, इसके पीछे का जो भी रीजन रहता है वो हमें नहीं पता होता। हमारे पास केवल एक रिक्वेस्ट आती है कि सर्कल क्लास 3 से 4 हो सकती है क्या, तो हम एडजस्टमेंट कर देते हैं। हमें लगता है कि भी हमें कोर्स कंप्लीट कराना है समय पे, तो ये चीज़ें मैनेज करनी होंगी, करनी चाहिए, इसलिए हो जाती है। और आपको याद रखना है कि 2001 में ये लिंगानुपात जो था वो आपका 927 था, 927। इसका मतलब 2011 में -8 हो गया, यानी कि हमारे बच्चों में लिंगानुपात अभी भी कम है। और एक्चुअल जो पोजीशन दिखाता वो तो यही दिखाता है। बड़े बूढ़ों में तो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में तो क्या हो जाता है कि पुरुष लोग जो है वो बाहर ज्यादा रहते हैं, ट्रेवल ज्यादा करते हैं, तो एक्सीडेंट में जो मौत होती है उनमें ज्यादा पुरुषों की होती है। महिला पुरुषों को आप कंपेयर करके देख लेना, पुरुषों की बहुत ज्यादा होती है, तो उससे आखिरकार बैलेंस हो जाता है। वो तो भी अननेचुरल बात हो गई। नेचुरल तो बात यही है कि आप देखिए जहां 1000 लड़के पैदा होते हैं वहां लड़कियां 919 ही पैदा होती हैं। और सबसे खराब स्थिति जो है वो आपको पता ही है, भी कराएंगे सारी बात, अंकिता बिल्कुल कराएंगे। जब भी आप कोई कोर्स की बात पूछते हो, सर इसके बाद ये कराओगे वो कराओगे, तो आप अपना बैच, मतलब आप किसकी तैयारी कर रहे हो जरूर लिखा करो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी इस ऐप में भी मेरी बहुत सारी क्लासें आती हैं, अभी भी बहुत सारी, 4 क्लास मैं ऐप में पढ़ा रहा हूँ अभी। तो आप समझिए कि अलग अलग जगह आती, तो मुझे ध्यान रहे कि किस में क्या चल रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो आप। ओके बेटा, अब वापिस से अपनी बात पे आते हैं। यहाँ हमारे 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात घट रहा है और यही वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। इसका मूल कारण जो है वो सामाजिक कारण है। अच्छा, इसका मूल कारण जो वो सामाजिक कारण है। सर सामाजिक कारण कैसे? बेटा आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं। भ्रूण हत्या जो होती है ना, भ्रूण हत्या वो आपकी कौन सा कारण होता है? भ्रूण हत्या जो आपकी होती है बच्चों में, मतलब
बच्चा पैदा होने से पहले लड़कियों को जो मरवा दिया जाता है वो आपकी सामाजिक कारण होता है, क्योंकि हम लड़का चाहते हैं, सब बच्चा एक पैदा करना चाहते हैं, वो लड़का होना चाहिए। तो ये सामाजिक कारण है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़के की वैल्यू ज्यादा है। ऐसा है, आजकल इक्वल होता जा रहा है, लेकिन सब लोग इक्वल थोड़ी हो गए भाई, सब नहीं हुए हैं। अरे क्या बताएं भाई। बिल्कुल बेटा, ये जो क्लास है ये तो हर एग्जाम के लिए, फोर्थ से लेके फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो सब जगह के लिए काम की है। ओके, हाँ अगली बात पे चलते हैं। भैया ऐसा होता रहता है, बताओ, ये एक बच्ची कमेंट कर रही है कि सर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से नवजात को माँ बाप छुट्टी लेके झाड़ियों में छोड़ के चले गए। बताओ ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, और ऐसी मजबूरी थी तो फिर वहां तक पहुंचने की क्या जरूरत थी। अरे वाह, ये और भी खतरनाक स्थिति है। ये कह रहा है कि क्योंकि अखबार में छपा होगा, क्योंकि वो फिफ्थ लड़की थी उनको, बहुत शर्म की बात है। हाँ, ये आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। हम लिटरेट होने की जो दिखावा करते हैं ये झूठा है। यदि आपको लड़का लड़की समान नहीं लग रहे तो बिल्कुल झूठा है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है अनिल, ऐसा नहीं, बैलेंस होना चाहिए, कोई किसी की ज्यादा किसी की कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलो मैं आपको अगली बात पे, जो मैंने यहाँ कारण बताया उस कारण को आप समझिए। मुझे नहीं लगता, बहुत कम बच्चों को या रेयर चांस में किसी एकाध को पता होगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है। सामाजिक कारण, भ्रूण हत्या का तो सबको पता है, सामाजिक कारण का नहीं पता। विक्रम नहीं हो रही भी, क्लास एकदम सही चल रही है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक कारण होता है। और इसमें 0 से 6 में जो हमारा अधिकतम अधिकतम लिंगानुपात अधिकतम लिंगानुपात जो है वो अरुणाचल में है। अच्छा, एक बात याद रखना, 0 से 6 आयु वर्ग में अधिकतम लिंगानुपात वहीं होगा जहां आपकी पढ़ाई लिखाई कम होगी। ये पता नहीं क्यों साक्षरता के साथ ऐसा उल्टा हो रहा है। इसी का मतलब ये है कि हमारी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। जब हम पढ़ लिख के भ्रूण हत्या करते हैं तो हम अनपढ़ से भी गलत है। हाँ, सुदेश बेनीवाल वेलकम बेटा। ओके, अगली बात पे चलते हैं। और न्यूनतम जो है, न्यूनतम वो हरियाणा में है। और इस बात के लिए पिछली 10 सालों में मुझे बार बार, 10 से 15 सालों, मुझे हर रोज जब भी मैंने जनगणना पढ़ाई है यहाँ राजस्थान में, तो हर बार मेरे को सुनने को भी मिला है कि सर हरियाणा में ज्यादा होता है। आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो, आपके हरियाणा में देखो क्या स्थिति है। क्योंकि 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में है। लेकिन जिले की बात करें तो हम जिस जिले से आपके साथ लाइव हैं, झुंझुनू जिले में, वहां भी बहुत कम आ गया था, 808 तक भी आया हुआ है। उसके बाद वापिस उसको बढ़ाया गया। ये डाटा जो होते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के, ये साल दर साल भी कलेक्ट हो जाते हैं। अभी इनमें बदलाव है, ये बहुत पुराने डाटा है, 15 साल पहले के। इन 15 सालों में, 10 सालों में बदलाव आया है। अभी नए डाटा आएंगे, उनमें मेरा अनुमान है कि ये सब बढ़ जाएंगे। हाँ, ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन लगभग लगभग बराबर हो जाएंगे। हाँ, अब हम अगली बात पे चलेंगे। और अगली जो हमारी बात होगी वो इधर 0 से 6 आयु वर्ग नहीं, अब हम सामान्य की बात करेंगे। सामान्य सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, मेरा कहने का मतलब 0 से 6 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। हाँ, तो आप देखिए सबसे ज्यादा आपको भी पता होगा केरल में है। क्यों है? तो ज्यादा लिंगानुपात होने का एक कारण तो ये होता है, हाँ, एक कारण तो ये होता है कि जहां साक्षरता ज्यादा होती है वहां कहा जाता है कि इक्वल हो जाता है, लड़के लड़की बराबर हो जाते हैं। जब लड़की पढ़ना शुरू कर देती है तो लड़की बोझ नहीं रहती, और जब बोझ नहीं रहती तो समाज में लड़का लड़की होने से ज्यादा फर्क नहीं रहता। एक ही ये बात है। दूसरी बात, ये मेरा जहां तक मानना है ये भी है, और ये एक्चुअल स्थिति भी है कि केरल में बेरोजगारी चरम पे है, और वहां के पुरुष जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट अपने
परिवार को छोड़ के अकेले कहीं जॉब करने चले जाते हैं और उनकी काउंटिंग वहां हो जाती है, और उनकी काउंटिंग वहां हो जाती है माइग्रेशन में। तो अब वहां जो होता है ना केरल में, वहां लिंगानुपात अपने आप बढ़ जाता है। हाँ, ये जो मैंने 2 नंबर पे बात बताई ना, ये ज्यादा वाजिब है, आप देख लेना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कोई मैंने मेरी तरफ से नहीं जोड़ा है। हाँ, 2 नंबर पे हमारे पुदुचेरी, पुदुचेरी में 1037, और ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, तो वो दो हैं, केरल और पुदुचेरी। और 3 नंबर पे तमिलनाडु, तमिलनाडु में 996, 996 तमिलनाडु में है। 4 नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश 993, आंध्र प्रदेश 993। तो आप देख रहे हो कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में ठीक स्थिति है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 5 नंबर पे भी छत्तीसगढ़ आता है, तो ज्यादा बेटर स्थितियां वहां हैं। अब हम चले न्यूनतम की ओर, तो न्यूनतम 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 की सबसे खराब स्थिति जो थी वो तो थी आपके दमन एवं द्वीप में, दमन एवं द्वीप, और केवल 618, केवल 618। इसके पीछे का रीजन ये है कि दमन द्वीप छोटा है, वहां उद्योग लगे हुए, खेती होती नहीं, गांव है नहीं, तो वहां दूसरे स्टेट से पुरुष लोग रोजगार के लिए आए हुए। और राज्य में जब बात करें तो फिर से वही आपका आपका अपना हरियाणा, हरियाणा जो है वो 879 के साथ न्यूनतम स्थान पे है। और 2 नंबर पे जे एंड के 889, 879, 889। और उसके बाद आपका 3 नंबर पे जो रहता है ना स्टेट, वो आपका है सिक्किम, वो सिक्किम है, सिक्किम 890। और 4 नंबर पे पंजाब, पंजाब, पंजाब मतलब 5 आ जाने, 5 आ जाने तो 995, 895 हो जाएगा, 895। टेक्नोलॉजी और अक्षरता का रोल भी होता है। गुरुग्राम में लिंगानुपात कम है, फरीदाबाद नूह में ज्यादा है। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ओके पूजा, हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात की। हाँ, चले हम अगली बात पे। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका आंसर आपने अभी तक नहीं दिया। 879, हाँ हरियाणा में बेटा मैंने 879 ही लिखा है। हाँ, कल मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया, और आज आपको देना होगा, नहीं तो फिर मैं दूंगा। अब सवाल हमारा क्या आ गया, ई आ गया। और ई में भारत में साक्षरता की बात करेंगे, भारत में साक्षरता, भारत में साक्षरता की बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साक्षर किसे कहते हैं। कहां लिखा है बेटा, मैंने 879 लिखा है हरियाणा में। ये वाला 0 से 6 आयु वर्ग है बेटा, ये 0 से 6 आयु वर्ग है, आप एक बार चेक कर लेना, 0 से 6 आयु वर्ग है। इधर मैंने ये बिल्कुल सही लिखा है 879। एक बार वापिस चेक करो आप क्या बताना चाह रहे हो, फिर मेरे को दोबारा बताना। ये डाटा का खेल है भाई, कोई इधर उधर हो जाए तो बता देना। हाँ, पहली बात ये है साक्षर कौन होता है। न्यूनतम आयु 7 वर्ष, पढ़ लिख सकता हो, गणितीय गणना का ज्ञान हो, मतलब 2, 5, 8 ऐसे जो भी कोई हिसाब कर ले, जोड़ ले, घटा ले, और अपना नाम पढ़ ले, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ ले या लिख दे, तो वो साक्षर है। अच्छा, आपको याद रखना है, मैंने कल पूछा था कि कौन सी जनगणना में ये आयु 7 वर्ष की गई, तो 13वीं जनगणना 1991 से पहले न्यूनतम आयु 4 वर्ष थी, कि 4 वर्ष से ज्यादा का, 4 वर्ष से ज्यादा का जो बच्चा था उसको साक्षरता में शामिल किया जाता था।
हाँ 1991 में 7+ को शामिल कर दिया। हाँ जो लिखना पढ़ना जानता है वही वाला होता है साक्षरता। सबसे पहली बात साक्षर, साक्षर लिटरेट, लिटरेट कौन होगा? न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 7 वर्ष हो, उससे पढ़ना लिखना आता हो तथा गणितीय गणितीय गणनाओं का गणितीय गणनाओं का ज्ञान हो, गणितीय गणनाओं का ज्ञान हो, उसको हम कहेंगे। हाँ ये वाली बात क्लियर है? ओके अगली बात पे चले हम। तो आपको याद रखना है 13वीं जनगणना, जनगणना 13वीं जनगणना, 13वीं जनगणना से पहले न्यूनतम आयु 4+ थी। 1991 में इसे 7+ कर दिया। पहले 4 साल से ज्यादा के बच्चे को काउंट किया जाता था, जो बाद में आपका क्या कर दिया 1991 में 7 साल कर दिया। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम आयु 7 वर्ष कब की गई, तो आप बता देना न्यूनतम आयु 7 वर्ष जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी? वो 1991 की जनगणना से की गई थी। 4+। हाँ अगली बात पे चलें। इसके बाद भारत में औसत साक्षरता कितनी है? औसत साक्षरता, अब आप अंदाजा लगा लो। ये वाली साक्षरता वो है, ये वाली साक्षरता वो है 73%, जिनमें से मुझे जहां तक लगता है 80% लोगों को केवल पढ़ना लिखना ही आता है। ओरिजिनलिटी में पढ़े लिखे 20% ही हैं देश में। बाकी आप देख लो ग्रेजुएट की संख्या कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या कितनी है। पीछे एक इलेक्शन में डाटा आए हुए थे कि पोस्ट ग्रेजुएट केवल 2% लोग हैं, ग्रेजुएट शायद 12-13% लोग थे। ये वाली स्थिति है। औसत साक्षरता 73% है। 2001 में कितनी थी? 2001 में साक्षरता, अच्छा ये सारी बातें आपको याद नहीं करनी, केवल सुननी है। और इस समय थी 68.84%, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। 69 के आसपास तो थी, 4% के आसपास बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ी। हाँ अब आपको याद रखना है औसत पुरुष साक्षरता, ये काम की बात है। औसत पुरुष साक्षरता, भारत एक ऐसा देश है जहां पुरुष और महिला साक्षरता में ज्यादा अंतर पाया जाता है। औसत पुरुष साक्षरता 80.90% है। अच्छा एक बात और देखें, इसमें 64.60 है। एक और भी वजह है, जब जनगणना वाले आते हैं तो हमारे गांव में जो पढ़ा लिख अनपढ़ पुरुष होता है ना, वो भी ये कह देता है कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे मेरा साइन करना आता है। और महिला को ऑटोमेटिक भी लिखा दिया जाता है, 2-5 क्लास पास भी होती तो क्या अनपढ़ है। अब ये ट्रेंड भी है, ये ओरिजिनल डाटा थोड़ी होते हैं, डाटा बताने वाले तो हम ही होते हैं। कितने सीरियसली हम बताते हैं वो आपको भी पता ही है। हाँ ये वाली बात है। अब चलें, अब हम बात करेंगे इधर सर्वाधिक साक्षरता की। सर्वाधिक साक्षरता, ज्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, क्योंकि मैं पहले से बार बार बताता रहता हूं, केरल में 94%। नंबर 2 पे आपका लक्षद्वीप है। जितनी बार लक्षद्वीप की बात आई है तो मैंने आपको बताया यहाँ 64,000 लोग हैं,
और 64,000 लोगों को पढ़ाना बहुत आसान है। आप देख लो राजस्थान में 54,000 तो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आई है। ओके, तो आप सोच लो फिर वहां 64,000 को पढ़ाना कौन सा मुश्किल है, इसलिए। और 3 नंबर पे आपका मिजोरम, 3 नंबर पे मिजोरम। सर यहां साक्षरता ज्यादा क्यों है? अरे केवल इसलिए कि जनसंख्या कम है भाई, है ना, 91.3% है। अब राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें साक्षरता बताओ आप कहां से ज्यादा आएगी? 4 नंबर पे आपका गोवा है। आप इनको याद रख लें, केरल, लक्षद्वीप तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, तब आपकी बात है। ओके, और ये गोवा में 88.7% है। देखो भाई, कोई भी यदि पढ़ा लिखा बच्चा है और उसको पड़ोसी ने कह दिया कि आपकी अम्मी क्या काम आई, आप नौकरी नहीं लगे, तो यदि वो उस बात को लेके चिंतित है, स्ट्रेस में है, तो इसमें इट मीन्स यू आर नॉट लिटरेट। पढ़ने का मतलब ही होता है कि आपको कोई कुछ भी कहे आप बहुत सेंसिल बने, आप में अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए। दूसरा क्या सोचता है इससे हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। भाई ये आपको आपकी सोच हो सकती है। हाँ, अगली बात पे चले। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता केरल में, 2 नंबर पे लक्षद्वीप में, बार बार मैंने बताया, मिजोरम, और 4 नंबर पे गोवा में। न्यूनतम कहाँ है? और जब शब्द आता है न्यूनतम, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बिहार, क्योंकि बिहार में 10th क्लास के बाद लोग, बच्चे जो है, स्कूल सबसे ज्यादा छोड़ रहे हैं। 61.8% साक्षरता है। ये भी वो वाली जो नाम लिखने वाली है, वो वाली ओरिजिनलिटी देखो आप। 2 नंबर पे अरुणाचल, अरुणाचल याद रखने की जरूरत नहीं होती कितनी है, 65.4। आप अपने स्टेट की याद कर सकते हो, बाकी की जरूरत नहीं होती। और 3 नंबर पे न्यूनतम साक्षरता राजस्थान में है, 66.1। राजस्थान में 66.1। अब की बार लेकिन नहीं रहेगी। अब की बार जब जनगणना आएगी तो राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि राजस्थान के पहले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बालोतरा, वो वाले जो एरिया थे, सिरोही, उधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ कोई साक्षरता नहीं होती थी। आजकल वहाँ कोचिंग चलती है और पूरे राजस्थान के टीचर वहाँ पढ़ाने जाते हैं। वो बात आई गई हुई, अभी साक्षरता बढ़ेगी वहाँ पे भी। हाँ, ये बात आप बताइए, इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपको? अच्छा, महिलाओं की साक्षरता भी बताने की जरूरत है क्या? सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल में, 2 नंबर पे मिजोरम में। महिला साक्षरता में जब बात महिला साक्षरता की आ जाए, महिला साक्षरता की, तो नंबर 1 पे केरल और नंबर 2 पे मिजोरम। लक्षद्वीप जो है वो नंबर 2 पे नहीं रहता है, 3 पे चला जाता है। और न्यूनतम की बात आ जाए तो भी याद रखना, न्यूनतम में नंबर 1 पे बिहार और नंबर 2 पे राजस्थान, ये अरुणाचल 3 पे चला जाता है। मतलब आपको याद रखना है, महिलाओं की जब बात आए, महिला की न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार, और महिला साक्षरता में 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे राजस्थान, 2 पे राजस्थान है। आपको इससे पता चल गया, आपने 1 2 3 पढ़ा है ना, तो जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाली स्थिति है। बेटा आपको, आप एक बार इनको लिखो और 2 3 बार आप इनको देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं होती। कभी भी ऐसी चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनेगा। भाई सर्वाधिक साक्षरता केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, है ना, 3 याद रख लिए। न्यूनतम बिहार, अरुणाचल और राजस्थान, तो आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट करो, बिहार में कम है, अरुणाचल में कम है, राजस्थान में कम है, राजस्थान में कम इसलिए बड़ा है। तो इस प्रकार की आप बातें देखते जाएं। फिर आपको याद करना है कि महिला को याद नहीं करना, 2 नंबर वाला कट कर देना, दोनों में बस 2 नंबर वाला कट कर देना, ये वाली बात है। बंटी बिल्कुल भी, राम राम, नमस्ते। अच्छा, एक बात और आ जाए तो, आपके याद है तो, सर्वाधिक
साक्षरता, और वो भी धर्म के अनुसार। सबसे ज्यादा साक्षर धर्म कौन सा है? तो याद रखना जैन है। सर क्यों? अरे तो जैन धर्म के लोग गिने चुने हैं। अब गिने चुने होंगे तो पढ़े लिखे होंगे ही। दूसरी बात, जैन धर्म के लोग गांव में नहीं रहते, कहीं भी नगरों में रहते हैं, और नगर पे रहेंगे तो खेती थोड़ी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। हमारे वाले आधे लोग तो पढ़ाई करते रहते हैं। हरियाणा की नहीं भाई, हरियाणा की जनगणना आपको दूसरी क्लास में करवाई जाएगी। अभी हम केवल इंडिया लेवल की बात करेंगे। 2 नंबर पे आपका जो ज्यादा पढ़ा लिखा धर्म है वो ईसाई है। ईसाई ईसाई आपके 85, और 3 नंबर पे बौद्ध। बौद्ध 81% साक्षर है। अब आप कहोगे सर हिंदू, अरे तो हिंदू यहाँ कैसे आएंगे? आप सोचो, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसके पढ़े लिखे भी कम ही होंगे। बेटा मैं कब कह रहा हूं आप सारे याद कर लो। हाँ बताइए, इतनी बात क्लियर होगी तो। थोड़ा हटा हुआ हूं मैं, तब तक आप लिख लो अपना, जल्दी से लिख लो। उसके बाद हम चलेंगे एफ पे। ये सारी बातें मेरी एक पेज पे लिखने का थोड़ा सा उद्देश्य ये होता है कि इधर उधर हो जाते हैं पेज बाद में, जब आप लोग प्रिंट वगैरह निकलवाते हो या और कुछ देखते हो तब। सर पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई थी बताना। हाँ मेरे को भी इतना ही ध्यान है भाई कि 1931 में। लास्ट बार तो 1941 में हुई थी, लेकिन 1941 के डाटा पब्लिश नहीं हुए। डाटा पब्लिश 1931 में ही हुए थे। और बेटा ये तो कल लिखा दिया, राठी कल लिखा दिया। जनगणना के आधार वाक्य 2011 के, 2000 आपके 21 के सब लिखवा दिए थे। आधार वाक्य तो सबसे पहले हमने शुरू करते ही बताया था। विश्व में पहली जनगणना कौन हुई, भारत में पहली कब हुई, संपूर्ण भारत की कब हुई, आधार वाक्य क्या था, सब बातें करवा रखी। कल की क्लास आपने ली नहीं, इसका मतलब ये है इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। अब हम चलेंगे भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या होता है? कोई आप में से ये बताएगा नगर क्या होता है? नगर, नगर क्या होता है? नगर, नगर मतलब होता है एक तो 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न। क्या होने चाहिए? गैर कृषि कार्यों में, कार्यों में संलग्न। 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न। दूसरी, जनसंख्या जो होती है वो भारत में 5,000 प्लस होती है। बहुत सारे देशों में अलग अलग होती है। हाँ भाई, कोई ऑथेंटिक डाटा मेरे पास है नहीं बेटा रितु, आपको कल की क्लास में ये डिस्कस करके बताऊंगा कहीं। हाँ इसीलिए बेटा आपने ये बात पूछी, कोई बात नहीं है। हाँ इधर चलते हैं। 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या, भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? ये हमेशा परसेंटेज में होती है। 31.20% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी बच गई? तो ये बच गई 68.80। इतने परसेंट लोग गांव में रहते थे और 31.20 नगरों में। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सरकार भी चाह रही है कि बढ़ा दें। तो सरकार क्या करती है, किसी भी नगर के आसपास के गांव होती है उनको नगर पालिका में शामिल कर देती है, तो अगली बार नगरीय जनसंख्या में काउंट हो जाते हैं।
बेटा ये देख, जो मैंने लिखा वो सेम एकदम करेक्ट बात यही है कि आपकी क्या हो, नगर वो होता है जहां 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जनसंख्या 5,000 से ज्यादा हो, और भी बहुत सारे नगर पालिका हो, कंटेनमेंट बोर्ड हो, ये सब बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, आप इसको सीधा ऐसे भी कह सकते हो, सर्वाधिक नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीकरण। तो आपको पता चलेगा हमारे गोवा में 62.20% लोग नगरों में रहते हैं, गोवा में। ओके, मिजोरम में 52.10, मिजोरम 52.10% लोग। 3 नंबर पे तमिलनाडु में 48.40, तमिलनाडु 48.40%, और 4 नंबर पे केरल में 47.70। अच्छा, आपको केवल इतना याद रख लेना है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में, 2 नंबर मिजोरम में, 3 नंबर तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के चक्कर में मत आ जाना, महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, वो तो जो नगर बड़ा होगा वहां नगरीय जनसंख्या भी ज्यादा होगी। अब यहां आपको एक बात और याद रखनी है, आधे से अधिक, भारत के वे नगर जिनमें आधे से अधिक जनसंख्या नगरों में रहती है, ये आपको बता देनी है। हाँ, सवाल आ जाए न्यूनतम, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की, तो हिमाचल, आपको याद रखना है, हिमाचल में केवल 10% लोग नगरों में रहते हैं, केवल 10। बिहार में 11.30, बिहार में 11.30। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत के किस राज्य में गांव में सर्वाधिक जनसंख्या रहती, तो क्या आप उत्तर कर दोगे? और तीसरा आपका आ जाएगा असम, असम में 14%। ये वो स्टेट हैं जहां ज्यादातर लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं। इसका मतलब यहां ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यही हुई, ये आपकी 90% हो गई। 2 नंबर पे आपकी 88.70 हो गई, और ये 86% हो गई। ये आपकी कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रख लेनी है, बहुत मुश्किल बात है नहीं। यहाँ इतनी बातें एक बार नोट कर लो। हाँ, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल, न्यून भाई 2 नंबर पे बिहार में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में, क्योंकि आधे से ज्यादा जनसंख्या इसकी कहां रह रही है, नगर में रह रही है। तो ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बताओ। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और बताना चाहूंगा, जो बच्चे केवल सीईटी ही देना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक पूरा हो गया, अब आप क्लास को ड्रॉप कर सकते हो, ओनली सीईटी वाले। लेकिन कुछ बातें और भी आ जाती हैं भारत, जैसे ये सवाल भी आया हुआ 2011 की जनगणना में भारत में कुल नगर, 2011 की जनगणना में भारत में कुल नगर कितने थे? 7,935 थे भाई, 7,935। अब बहुत सारी ग्राम पंचायतों को लगातार नगर पालिका बनाया जा रहा है। अच्छा, अगली बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, भारत के नगरों को, भारत के नगरों को 6 वर्गों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। भारत के नगरों को 6 वर्गों में बांटा जाता है। ये आपको पता है क्या 6 वर्ग वाली बात, या नहीं पता? थोड़ा सा एक डायग्राम के द्वारा बता दूं आपको, अच्छा लगे तो। हाँ, अच्छा, ये हमारी सिचुएशन क्या होती है उसको आप समझें।
ये जैसे हमारे वर्ग की बात करें तो पहला होता है वर्ग, वर्ग। दूसरे में होता है वर्ग में जनसंख्या कितनी होगी, जनसंख्या, ठीक है जी। तीसरा आपका होता है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। इसमें से एक सवाल आएगा, वो वैसे मैं आपको वैसे भी बता देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। सुनिए आप, हमारे 6 वर्ग होते हैं इसमें। वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, 3 और 4, 5 और 6। ये टोटल हमारे वर्ग जो होते हैं वो 6 होते हैं। देखिए, इसमें जो जनसंख्या होती है 5,000 से कम। ये कोई विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई आर्मी का कैंट हो गया, कोई और हो गया, तो ही बनाया जाएगा। दूसरे होते हैं 5,000 से 9,999 तक जिसकी जनसंख्या होती है। और ये आपकी 10,000 से 19,999 तक। और ये आपकी 20,000, 20,000 से जनसंख्या जो होती है वो 49,999, 49,999। और 50,000 से आपकी जनसंख्या 99,999 रहे, 99,999 तब तक। और 1 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख प्लस ये होता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की जनसंख्या कितनी होती है, 1 लाख से ज्यादा। हाँ रोहित, नमस्ते भाई। हाँ, अब देखिए आप, ये बात तो बहुत आसान थी 6 से लेके यहां तक आने में। अब देखिए, ये भारत में 468 नगर है, टोटल नगर 468 है। ये 474 है, और ये मुझे ध्यान में नहीं है। और ये आपके 1749 है, 1749। बाकी मुझे ध्यान में नहीं है तो सही बेटा, है तो सही, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं होती ना इनकी। हाँ, अब देखिए आप, इसके बाद एक आपको और जैसे सवाल बन भी जाए तो ये भी आप 424 के आसपास होते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि इससे कम होते हैं, इससे कम होते हैं, इतना पता है। और जो टोटल जनसंख्या है नगरों की, उसकी ये यहां होती है। अब देखो, यहां पे जो आपसे सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से नगरों में रहती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है, प्रथम श्रेणी के नगरों में। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है, प्रथम श्रेणी के नगरों में। एक बात। दूसरा सवाल आपका बनता है कि भारत में सर्वाधिक नगर कौन से हैं, यह सवाल बनता है। भारत में सर्वाधिक नगर, भारत में सर्वाधिक नगर, भारत में सर्वाधिक नगर जो हैं वो श्रेणी नंबर 5 के, श्रेणी 5 के है 1749। श्रेणी 5 के 1749 नगर है। तो आपसे दो ही तो सवाल काम के पूछे गए कि भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से नगरों में रहती है, प्रथम श्रेणी के नगरों में। और सर्वाधिक नगर कौन से, श्रेणी 5 के। न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम नगर, दोनों चीजें आपकी कहां है, 6 में। क्योंकि ये तो विशेष परिस्थिति में बनाए जाते, नहीं तो बनाए ही नहीं जाते भाई। ये आपकी बात थी।
इतनी बातें क्लियर हो गई, चलता हूं अगली बात पे। एक शब्द होता है मेगा सिटी। ये सीधा सवाल यही पूछ लिया जाता है, मेगा सिटी क्या है? मेगा सिटी आप बताएंगे मेगा सिटी क्या होता है? तो कॉमनली बात है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 10 लाख प्लस जनसंख्या, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले नगर जो होते हैं वो मेगा सिटी होते हैं। और भारत में मेगा सिटी 2011 में कुल मेगा सिटी हमारे भारत में थे 53 याद रखना 53 थे। और 2011 की बात कर रहे हैं हम, सारी की सारी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 8 थे। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 8 थे। और 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस जनसंख्या वाले नगर 3 थे। 3, ये 8 थे, टोटल 53 थे। अब ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, सबसे बड़ा नगर उस समय 2011 में मुंबई था। और मुंबई की पॉपुलेशन 1.84 करोड़ थी। बेटा डाटा जब भी आएंगे तो 2011 के ही आएंगे, उसके बाद एक्चुअल डाटा है ही नहीं हमारे पास। तो इसके बाद बेटा वो आपके इसमें नहीं आता जीके में, वो अर्बन ज्योग्राफी, यदि कोई सब्जेक्ट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा है तो उसको अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, या नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, या 2 नंबर पे सबसे बड़ा नगर था दिल्ली। ये इतनी बातों को सुन के ही जो बच्चा केवल आपके सीईटी वगैरह की और किसी की ऐसे कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी दिक्कत खड़ी हो जाती है। कोई मान लो इस सब प्रकार के बच्चे रहते हैं, सबको ही पढ़ानी होती है। कलकत्ता की जो आपकी पॉपुलेशन है वो 1.41 करोड़ है। ये 3 आपके नगर थे। 4 नंबर पे चेन्नई 87 लाख, 4 नंबर पे चेन्नई 87 लाख, ये आपकी जनसंख्या थी। मैं तो 5 में ही बता दूंगा, 5 में बेंगलोर 85 लाख, 6 पे हैदराबाद 77 लाख, 7 पे अहमदाबाद 63 लाख, पुणे 50 लाख। ये आपके 8 के 8 नगर हो गए, लेकिन इतनों की जरूरत नहीं होती। हम आज इसको टॉपिक को कंप्लीट करें तो हम चलेंगे एससी जनसंख्या। जी पे आ गए हम, ABCDEFG। भारत में एससी जनसंख्या, शेड्यूल कास्ट, 1951 स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति आधारित जनगणना बंद होगी और 2 कैटेगरी डाल दी, एससी और एसटी। भारत में एससी की जनसंख्या 16.63। कई बच्चों ने कल मेरे से क्वेश्चन पूछा ऐसे व्हाट्सएप पे और कहीं पे कि सर ओबीसी की काउंटिंग नहीं होती क्या? नहीं होती भाई, नहीं। आज तक आप जनसंख्या पढ़ते आ रहे हो, जब एससी एसटी की जब आप जनसंख्या पढ़ते हो भारत की कुल जनसंख्या में कितनी है, तो फिर ये भी पढ़ते ही। लेकिन आपने कभी पढ़ा क्या, बताओ आप? हाँ, ओके। और भारत में एसटी की जनसंख्या जो होती ना, वो होती है 8.6%, 8.6 होती है। और दोनों को जोड़ोगे तो 25.24% हो जाएगी। 25.639 गलत जोड़ दिया गया, 639 हो गए और 20 ये हो जाएगी, 24.69% हो जाएगी। हाँ, ये आपके लिए काम की बात है। अब हम 2 बातें करेंगे बस इधर। क्या करेंगे? एससी जनसंख्या, इसमें हम एक तो ये बात करेंगे कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या का अनुपात कहां है। पेपर में यही आना है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत। बेटा हमेशा किसी भी चीज को प्रतिशत के द्वारा ही एनालिसिस किया जाता है।
नहीं तो आप बताओ, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिलेगी? हाँ, वहां सब जगह आएगी। ओके, पंजाब में, पंजाब सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या पंजाब। और आपको याद भी होगा, इसीलिए कांग्रेस ने पिछली बार जाते जाते चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था। उसकी वजह यही थी, हिमाचल प्रदेश में 25.2% जनसंख्या है एससी की। पश्चिम बंगाल में 3 नंबर पे एससी जनसंख्या पश्चिम बंगाल में ज्यादा है और 23% एससी जनसंख्या है। और यूपी में आपकी 20% है, यूपी 20%, याद रखना। अब सवाल आ जाए कि एससी जनसंख्या नहीं है, एससी नहीं, ये भी जबरदस्ती बात है। तो एससी वहां नहीं होगी जहां एसटी होगी, याद रखना। एससी अरुणाचल में नहीं है, अरुणाचल में। एक आपको पता होगा, हिंदू धर्म के अलावा ये एससी होती नहीं है। तो एक तो अरुणाचल में नहीं है, एक नागालैंड में नहीं है, नागालैंड में। एक आपकी अंडमान निकोबार में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है। और बताऊं तो लक्षद्वीप में भी नहीं है, लक्षद्वीप। ये मैंने इसीलिए इसको एक साथ किया है ताकि आपको थोड़ा सा बात समझ में आ जाए। एसटी जनसंख्या, जब हम एसटी जनसंख्या की बात करेंगे, एसटी नहीं है। अच्छा, एसटी वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। अब जिन राज्यों में जंगल ही नहीं है, वन ही नहीं है, तो एसटी जनसंख्या कहाँ आएगी? जैसे हमारा हरियाणा, हरियाणा में बताओ एसटी कहां से लाओगे? गाय भैंस चराने के लिए तो जोड़ नहीं है, एसटी कहां से लाओगे? अब उसके बाद एसटी जनसंख्या और कहां नहीं है? दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में नहीं है ना। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका अपना स्थायी आवास नहीं होता, घूमते फिरते रहते हैं। भील, मीणा, गरासिया, टोडा जनजाति, ये सब, संथाल, ये वाली जनजाति, जिनका अपना घर नहीं होता, वो एसटी होते हैं, जो मतलब स्थायी रूप से नहीं रहते, घूमते रहते हैं। हाँ, इनका जोड़ 25.23 होगा। हाँ, ये इसका मतलब 6.0 हो गया है। ठीक है भाई, आपने सही बताई, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब एसटी ज्यादा कहां है? एसटी ज्यादा, एसटी जनसंख्या, आदिवासी लोग सबसे ज्यादा कहां है? अब सुनिए आप, कमाल की बात, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में 94.80%। सोचने वाली बात है, यहां साक्षरता भी ज्यादा है, फिर ये लोग एसटी कैसे? सोचने वाली बात तो है ही भैया। एसटी का मतलब तो आदिवासी होता है। हाँ, आदिवासी लोग। मिजोरम में 94.40, मिजोरम 94.40। और आपके नागालैंड में 86% के आसपास है, नागालैंड 86%। हमारे नागालैंड के बाद हम चले तो मेघालय में भी 86 के आसपास है, मेघालय। इसका थोड़ा बहुत, इसका 0.3 होगा, इसका 0.1 होगा, ऐसा कोई डिफरेंस है। हाँ, और फिर आपका अरुणाचल, अरुणाचल आदिवासी वो होते हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिनका अपना पक्का घर नहीं होता, स्थायी आवास नहीं होता, घूमते रहते हैं, वो वाले लोग होते हैं। और ये आपकी जनगणना पूरी हो गई। मेरे दिमाग में एक बात और रहेगी, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं होगी। मैं आपको ये और बताना चाह रहा था, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या हिमाचल में है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, और भी 183 दिन से ज्यादा दिन जिसको काम मिलता है वो मुख्य श्रमिक है। कितने % लोग, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा है नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आपको आज की क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताएंगे। यानी कि आपका ये एक बार फिर से एनालिसिस प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये आपका इधर नीचे वाले तो मैं दे देता हूँ 10, आप ऊपर वाले बताना कितने रहेंगे, अभी आप कमेंट करेंगे।